हेलो मेरे प्यारे साथियों, प्रवीण स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग एग्ज़ाम अमृत के नाम से जो सीरीज चला रहे हैं उसमें आज तीसरा सीरीज है, तीसरा पार्ट है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप उन दोनों पार्ट्स को नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आया गया था। आज भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें बनाते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, इतना योगदान ज़रूर करिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स भी कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी करना नहीं भूलिए। चलिए, इसमें पहले प्रश्न से बनाते हैं। कहता है सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल एवं समतल दोनों दर्पण। तो सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल एवं समतल दोनों दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल एवं समतल दोनों दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अवतल एवं समतल दर्पण के दो प्रयोग बताइए। तो अवतल दर्पण का पहला प्रयोग है कि अवतल दर्पण का उपयोग चिकित्सा जगत में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? चिकित्सा जगत में। और चिकित्सा जगत में कान, गले और नाक के अंदर हुए जख्म का पता लगाने के लिए जो चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रयोग इसका है कि अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के हेडलाइट या सर्च लाइट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, और भी बात करें तो और भी अवतल दर्पण का क्या प्रयोग है? तीसरा प्रयोग है कि अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किया जाता है ना। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, हजामती दर्पण के रूप में। तो तीन प्रयोग आपको इससे याद रखना है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण में कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु से बड़ा और उल्टा बनता है, वास्तविक वस्तु से बड़ा और उल्टा। चलिए, ये तो थे अवतल दर्पण के प्रयोग। अब चलिए हम लोग बात करते हैं समतल दर्पण का प्रयोग। समतल दर्पण का प्रयोग, पहला प्रयोग बताइए आप। तो समतल दर्पण का पहला प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो समतल दर्पण का पहला प्रयोग हम लोग सजावट के रूप में करते हैं। जहाँ पर सजावट करना होता है तो सजावट के रूप में समतल दर्पण का प्रयोग। दूसरा समतल दर्पण का प्रयोग पेरिस्कोप में किया जाता है। कहाँ पर? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है? तो पेरिस्कोप कहने का मतलब, जैसे मान लेते ये जल है और इसमें कोई वस्तु यहाँ पर डूबी हुई है और ऊपर की वस्तु इससे देखना है, तो इसमें पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। मतलब जल के अंदर से जल के ऊपर के भाग को ऊपर के भाग में जो वस्तु होता है उसको देखा जाता है पेरिस्कोप के माध्यम से। चलिए, और भी क्या है? कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप क्या होता है? तो कैलिडोस्कोप जो आप लोग यदि बात करें समझते होंगे, कैलिडोस्कोप मैथमेटिक्स में जो होता है रेखाएं, पतली पतली रेखाएं, उसका प्रयोग जो होता है गणित के क्षेत्र में कैलिडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो पतली पतली रेखाओं को देखने के लिए, मापने के लिए कैलिडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो समतल दर्पण के भी तीन प्रयोग हुए। पहला हमने बताया कि इसका प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? तो पेरिस्कोप में। दूसरा, इसका प्रयोग किया जाता है सजावट के रूप में, और जहाँ पर सजावट किया जाता है। तीसरा है कैलिडोस्कोप में। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब बात करते हैं हम लोग, एक और इसमें ऑप्शन दिख रहा है, वो क्या है? वो ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के भी आप कम से कम तीन प्रयोग बताएं। तो उत्तल दर्पण का पहला प्रयोग क्या है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। कहाँ पर? साइड मिरर। और साइड मिरर क्या होता है? साइड मिरर कहने का मतलब ड्राइवर के बगल में जो होता है, पीछे के प्रतिबिंब को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। और भी यदि आप शोरूम में जाते हैं तो शोरूम में जो वो आपको निगरानी कर रही है थर्ड आई के रूप में, कहने का मतलब क्या हुआ? जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, तो सीसीटीवी कैमरा में भी समतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। कारण क्या है कि सीसीटीवी कैमरा में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या करता है कि ये जो है
बहुत लंबा कवर करता है। बहुत लंबा कवर करने का मतलब ये एरिया को थोड़ा ज़्यादा कवर करता है ना। इसीलिए शोरूम में जो है, जहाँ पर आप जाते होंगे तो वहाँ पर उसके सीसीटीवी कैमरे में समतल दर्पण का उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना। और भी है उत्तल दर्पण का प्रयोग। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग और किया जाता है सड़क के किनारे जो स्ट्रीट लाइट लगते हैं उसमें भी, क्योंकि प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है, स्कैटर्ड कर देता है, तो वहाँ पर भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और भी बात करें तो और भी उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बताइए, आप अपनी तरफ से एक आध जवाब दीजिए। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग और भी किया जाता है सड़क के किनारे, पहाड़ी क्षेत्र में जो मोड़ होते हैं, है ना, पहाड़ी क्षेत्र में मोड़ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर, पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र जो होता है वहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग। तो पहला हमने बताया कि उत्तल दर्पण का प्रयोग सड़क के किनारे परावर्तक सतह जो होते हैं, सड़क के किनारे जो स्ट्रीट लाइट लगे होते हैं उसमें भी, शोरूम में, सीसीटीवी कैमरे में, टेबल लैंप में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए, ये बात थी या तो उत्तल, समतल और अवतल की। एक बात और याद रखिए मेरे प्यारे साथियों इससे, कि यदि कोई समतल दर्पण है और उसमें कोई व्यक्ति भी चाल से जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर समतल दर्पण टांगा हुआ है, आप इधर से मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, तो इसमें कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रतीत होगा, तो इससे दुगना हो जाता है। मतलब 4 किलोमीटर लगेगा कि दर्पण में कि आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि, इसका मतलब हुआ कि यदि भी चाल से समतल दर्पण की ओर जाया जाए तो उसमें क्या 2V चाल से दिखाई पड़ता है, पहला बात। दूसरी बात कि यदि मान लेते हैं कि आप 4 फीट का व्यक्ति हैं या कोई 4 फीट की वस्तु को हमको समतल दर्पण में देखना है, तो क्या होगा, उसकी लंबाई की आधी कहने का मतलब 4 फीट का यदि कोई वस्तु है और इसको पूरा दर्पण में देखना है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि इसके लंबाई की आधी, मतलब 4 फीट की आधी कहने का मतलब हुआ 2 फीट का दर्पण होगा, तभी आप उसमें अपना पूरा फिगर देख पाएंगे। तो पहला कि व्यक्ति के लंबाई या वस्तु के लंबाई की दुगनी आधी होनी चाहिए दर्पण की लंबाई, तब आपका संपूर्ण फिगर दिखाई पड़ेगा। और यदि आप भी चाल से जा रहे हैं दर्पण की ओर, तो आपको 2V चाल से दिखाई पड़ेगा, मतलब दुगनी चाल से उसमें दिखाई पड़ेगा। चलिए, ये थी इतनी सारी बातें दर्पण से। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, 9, 14, 6 और 30। तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो मनुष्य की खोपड़ी में 9 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां, 9 हड्डियां। मनुष्य के संपूर्ण शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है, जिसमें सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ की हड्डी, जिसे कहते हैं फीमर, है ना। फीमर जांघ की हड्डी होती है, फीमर नाम है जांघ की हड्डी का, सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर में। सबसे छोटी हड्डी कौन होता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते चलते हैं। तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ, तो मनुष्य की खोपड़ी में होता है 9 हड्डियाँ। 14 दिखाई पड़ रहा है, तो मनुष्य के चेहरे में 14 हड्डियाँ होता है। कितनी हड्डियाँ, 14 हड्डियाँ। 6 दिखाई पड़ रहा है, तो मनुष्य के कान में, कहने का मतलब मनुष्य के एक कान में 3 हड्डियाँ और दोनों कान मिलाकर के टोटल कितना होता है, 6 हड्डियाँ। इसको याद रखिएगा आप। इससे मनुष्य के कान के हड्डी का नाम है मिस। क्या मिस कहने का मतलब एम से हुआ मेलियस, आई से हुआ इनकस और एस से हुआ अस्टेपिज। और अस्टेपिज जो है कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो एक कान में 3 हड्डियाँ, तो 2 कान में कितना हो जाएगा, 6 हड्डियाँ। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि कान के हड्डियों का नाम क्या है। पहला गौर से सुनिएगा, मेलियस। दूसरा है इनकस, क्या है, इनकस। और तीसरा है जिसको कहते हैं अस्टेपिज। क्या, अस्टेपिज। तो कान की सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिज। चलिए
30 दिखाई पड़ रहे हैं आपको, तो 30 आपको याद रखना है कि एक हाथ में 30 हड्डियाँ पाई जाती है, तो दोनों हाथ में कितना हो जाएगा टोटल 60 हड्डी। दोनों हाथ में कितना टोटल 60 हड्डी। एक पैर में 30 हड्डियाँ पाई जाती है, एक पैर में 30 हड्डियाँ, तो दोनों पैर में कितना हड्डियाँ पाया जाएगा, तो दोनों पैर में पाया जाएगा टोटल 60 हड्डियाँ। चलिए ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि बेरिंग जल संधि, यही है ना। चलिए हाँ, बेरिंग जल संधि के संबंध में निम्न में से कौन कौन सा कथन असत्य है, कौन कौन सा कथन असत्य आपको चुनना है। पहला है बेरिंग जल संधि के संबंध में कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है, क्या ये सत्य है या असत्य है, चुनना है आपको। चुक्की सागर है ना, चुक्की सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका और रूस को अलग करती है, चिली को अलग करती है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो है ऑप्शन के रूप में ए ऑप्शन, चिली को अलग करती है। नहीं, बेरिंग जल संधि जो है चिली को कभी अलग नहीं करती है। किसको अलग नहीं करती है, बेरिंग जल संधि चिली को अलग नहीं करती है। हमने आपको यदि आप पिछले वीडियोज को देखे होंगे पार्ट 2 को, तो उसमें हमने आपको बताया होगा कि चिली को अलग करने वाला मात्र एक जल संधि है, और उस जल संधि का नाम क्या है, उस जल संधि का नाम है मैगलन जल संधि। कौन, मैगलन जल संधि। चिली को ही चिली से अलग करता है। चिली है कहाँ, तो चिली है दक्षिण अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिकन कंट्री का एक देश है जो पश्चिमी क्षेत्र में, मान लेते हैं कि ये है साउथ अमेरिका, तो इसके पश्चिमी क्षेत्र के पूरे लंबे भाग को यहाँ से यहाँ तक छेके हुए है ना चिली। तो चिली को अलग कौन करता है, चिली को चिली से ही अलग करने वाला जल संधि का नाम है मैगलन जल संधि। आप गौर से ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा भी कि चिली को ही चिली से, मात्र एक ही चिली को ही चिली से बांटता है कौन, तो मैगलन जल संधि। और भी चिली के बारे में हमको एक बात याद आ रही है कि लिथियम ट्रायंगल के नाम से कौन जाना जाता है, लिथियम ट्रायंगल के नाम से। तो लिथियम ट्रायंगल के नाम से मेरे प्यारे साथियों, लिथियम ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है कौन, चिली। यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र में है चिली, आपको याद रखना है। बोलीविया है ना, बोलीविया, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना। कौन, अर्जेंटीना। तो इतना जो है लिथियम, 3 देशों को लिथियम ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, चिली, बोलीविया, अर्जेंटीना। अब चलिए हम लोग वापस लौटते हैं इन चारों ऑप्शन पर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है बेरिंग जल संधि, ये भी बात सत्य है। चुक्की सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है, ये भी बात सत्य है। आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ये भी सत्य है। और उत्तरी अमेरिका को रूस से अलग करती है, ये भी सत्य है। मतलब चारों ऊपर का सत्य है और ये जो है असत्य है ना। चलिए अब इसकी सत्ता की प्रमाण करते हैं। चलिए हम आपको बेरिंग सागर की सैर कराते हैं मेरे प्यारे साथियों। बेरिंग सागर आपको मिलेगा कहाँ, तो चलिए ये है आपको बेरिंग सागर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको, यदि आपको दिखाई पड़ रहा है थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखाते हैं, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। अब आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा बेरिंग सागर। ये है महोदय बेरिंग सागर, ये है महोदय चुक्की सागर, है ना, चुक्की सागर, बेरिंग सागर, चुक्सी सागर। और ये है बेरिंग जल संधि, यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको बेरिंग जल संधि ए है। जल संधि कहने का मतलब क्या होता है, जल संधि तो 2 प्रायद्वीपों को या 2 देशों को जोड़ने वाले को जल संधि कहते हैं, है ना। तो ये है बेरिंग सागर, बेरिंग सागर, यहाँ ये बेरिंग जल संधि है, ये बेरिंग सागर है। ये ऊपर में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ स्पष्ट, थोड़ा सा आपको दिखाई ना पड़े, लेकिन ये है चुक्ची सागर। तो बेरिंग सागर और चुक्ची सागर को कौन जोड़ती है, ये बेरिंग जल संधि जोड़ती है, पहला बात। दूसरा देखिए उत्तरी अमेरिका, ये जो है उत्तरी अमेरिका, अलास्का जो है उत्तरी अमेरिका का पार्ट है। कहाँ, किसका पार्ट है, अलास्का जो है उत्तरी अमेरिका का पार्ट है ना, अलास्का। तो ये उत्तरी अमेरिका का पार्ट ये अलास्का हुआ, और ये रूस हुआ। तो रूस को और उत्तरी अमेरिका को, है ना, यूरोप को भी कह सकते हैं, चूँकि
रूस का कुछ भाग जो यूरोप में स्थित है और कुछ भाग एशिया में स्थित है, इसलिए इसको यूरेशिया कहते हैं। तो ये है अलास्का और ये है रूस, इसको भी अलग करती है बेरिंग सागर, बेरिंग जल संधि। तीसरी बात कहें तो ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप को अलग करती है। चौथी बात कहें तो ये उत्तरी अमेरिका और एशिया को भी अलग करता है। कौन? बेरिंग जल संधि। आगे बात करें तो यहाँ पर आप थोड़ा सा आपकी नज़र यदि यहाँ पर जाए तो देखिए आर्कटिक महासागर ये है आपको आर्कटिक महासागर, और नीचे में जो है आपको नीचे में यहाँ पर देखिए उत्तर प्रशांत महासागर। तो उत्तर प्रशांत महासागर यहाँ पर है, ऊपर में है आर्कटिक महासागर। इन दोनों को भी जोड़ने का काम कौन करता है? तो ये करता है बेरिंग जल संधि। कौन करता है? बेरिंग जल संधि। ये देखिए बेरिंग जल संधि है यही। तो आर्कटिक महासागर और उत्तर प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है? बेरिंग जल संधि। ये मेरे प्यारे साथियों ये तो थे बेरिंग जल संधि से संबंधित। चलिए इसमें और भी एक मिनट और भी आपको देखिए, चिली को चिली से ही अलग कौन करता है? मैगलन जल संधि हमने बता दिया। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में, अदन की खाड़ी में, गिनी की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी में? सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? तो सबसे ऊंचा ज्वार भाटा ये आता है फंडी की खाड़ी में। कहाँ? फंडी की खाड़ी में। फंडी की खाड़ी है कहाँ? तो मेरे प्यारे साथियों यदि हम बात करें तो फंडी की खाड़ी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये है फंडी की खाड़ी। देखिए यहाँ पर घुसा हुआ है, ये कौन है? तो ये है अमेरिका। कौन है? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और यहाँ पर है नोवा स्कॉटिया। नोवा स्कॉटिया इधर है। नाटे डैम पर्वत यहाँ है, नाटे डैम पर्वत। और ये है आपको फंडी की खाड़ी। कौन है? फंडी की खाड़ी। और भी अच्छा से चलिए हम आपको फंडी की खाड़ी की सैर करवाते हैं। ये चलिए आ गए हम लोग, यहाँ पर आ गए, ये है, चलिए यहाँ आ गए हम लोग उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फंडी की खाड़ी। यहाँ पर फंडी की खाड़ी, और भी थोड़ा सा स्पष्ट करें, नहीं स्पष्ट नहीं हो रहा है। चलिए ये है फंडी की खाड़ी। तो फंडी की खाड़ी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे उत्तर अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? उत्तर अटलांटिक महासागर यहाँ पर है। और उत्तर अटलांटिक महासागर में ही फंडी की खाड़ी स्थित है। कौन स्थित है? फंडी की खाड़ी। यहाँ पर एक मिनट रुकिए महोदय, कहाँ जा रहे हैं आप? ये है उत्तर अटलांटिक, ये है उत्तर अटलांटिक। यहाँ पर है आपको फंडी की खाड़ी, और फंडी की खाड़ी में ही सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। तो फंडी की खाड़ी कहाँ है? तो नोवा स्कॉटिया, उत्तर अमेरिका, मानिए कि उत्तर अमेरिका में है और अटलांटिक महासागर में है। कौन महासागर में? उत्तर अटलांटिक महासागर में। यहीं पर जो है फंडी की खाड़ी आपको दिखाई पड़ेंगे। तो सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? तो फंडी की खाड़ी में ही आता है। कहाँ पर? फंडी की खाड़ी। अदन की खाड़ी आपको दिखाई पड़ रहा है, अदन की खाड़ी। तो अदन की खाड़ी हमने बताया था आपको कि अदन की खाड़ी जो है, अदन की खाड़ी, यदि आप पिछला मेरी वीडियो नहीं देखें तो देखिए, सारी बातें बताई हुई है कि अदन की खाड़ी से हम लोग प्रवेश करते हैं कहाँ? लाल सागर में। यदि हम आपको सैर कराएं, थोड़ा सा आप टाइम दें मुझे, तो देखिए हम आपको सैर कराते हैं। ये है अदन की खाड़ी, हम आपको दिखाते हैं क्या है अदन की खाड़ी। हाँ चलिए आ गए हम लोग अदन की खाड़ी। ये है महोदय अदन की खाड़ी, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ये है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी से हम लोग प्रवेश करते हैं कहाँ? लाल सागर में। और लाल सागर और यहाँ पर आपको है भूमध्य सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली यहाँ पर जो स्वेज नहर है, यहाँ स्वेज नहर बनाया गया है। मतलब लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है? तो स्वेज नहर है ना। स्वेज नहर हमने आपको ट्रिक भी बताया था इसका कि स्वेज भुलाती है। स्वेज भुलाती है कहने का मतलब क्या हुआ? स्वेज भुलाती है, भू से भूमध्य सागर और
भूलाती, ला से लाल सागर, सुएज भूलाती है मतलब सुएज नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। यहीं से अदन की खाड़ी से हम लोग प्रवेश करते हैं और लाल सागर में चले जाते हैं। और यहाँ पर ये स्थल संधि था, स्थल संधि था, लेकिन यहाँ पर सुएज नहर बना करके इन दोनों को, ये है एशिया महादेश और ये है अफ्रीका महादेश, ये अफ्रीका महादेश, ये है एशिया महादेश। और एशिया महादेश में देखिए सऊदी अरब है ना, तो सऊदी अरब जो है एशिया महादेश में ही स्थित है, खाड़ी देश है। यहाँ पर ही जो है हम लोग क्या सुएज नहर बनाए। और सुएज नहर कब निर्माण हुआ था? 1869 में कर्नल नासिर ने इसको बनाए थे, सुएज नहर को। तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अदन की खाड़ी से प्रवेश करते हैं हम लोग किसमें? लाल सागर में। चलिए एक बात और यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक मिनट थोड़ा सा जूम हो जाइए। चलिए जूम हो गए, तैर क्यों रहे हैं भाई। चलिए ये है महोदय, ये देखिए ये है सोमालिया, इथोपिया, सोमालिया, इथोपिया, यहाँ पर आपको मिलेगा जिबूती, है ना, तीनों। तो ACJ याद रखिएगा, ACJ स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी होता है, ACJ का फुल फॉर्म, लेकिन वहाँ पर ACJ याद रखना है। इसके लिए क्यों बता रहे हैं? तो ACJ जो है सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, एस से सोमालिया, ई से इथोपिया और जे से जिबूती हुआ। ये जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाने जाते हैं। ACJ कौन? ACJ हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। तो ये तो मेरे प्यारे साथियों ये थे अदन की खाड़ी के बारे में, है ना। तो अदन की खाड़ी के बारे में भी आप जान गए कि अदन की खाड़ी क्या है, कहाँ पर स्थित है। कि देखिए ये जो है लाल सागर में प्रवेश करती है और हमने आपको बताया कि दो ही स्थल संधि है, बाकी सारे जल संधि है। जल संधि और स्थल संधि क्या होता है कि दो जगहों को जोड़ना या अलग करना। तो एक है सुएज नहर, ये भी स्थल संधि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्थल संधि स्थमस इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थमस। जब दो स्थलों को जोड़ा जाए तो उसको कहते हैं स्थल संधि, स्थमस कहते हैं। और जब दो जल निकायों को मतलब दो जलीय पिंडों को जब जोड़ा जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। चलिए इतनी बातें आपको जानकारी मिली होगी मेरे प्यारे साथियों। चलिए काहे नहीं घसक रहे हैं आप, क्या हो गया है? चलिए हम लोग चलते हैं, अब आपको वहीं पर वापस लौट जाते हैं जहाँ पर हम लोग थे। ये थे ओमान की खाड़ी, नहीं ओमान की खाड़ी नहीं, अदन की खाड़ी। फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। अदन की खाड़ी में, अदन की खाड़ी के माध्यम से हम लोग लाल सागर में प्रवेश करते हैं। गिनी की खाड़ी में हमने आपको पिछले वीडियोज में बताया था कि गिनी की खाड़ी से विषुवत रेखा गुजरती है। कौन? विषुवत रेखा, इक्वेटर गुजरती है। चलिए बंगाल की खाड़ी आप जानते हैं, विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले प्रश्न की ओर। कहता है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था मेरे प्यारे साथियों, आप बताइए। तो ये हुआ था 10 जनवरी 1975 को। 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में। चलिए विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मॉरिशस। कहाँ है? मॉरिशस, ये भी याद रखिएगा। विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्यालय मॉरिशस है। चलिए यदि हिंदी दिवस की बात करें तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय, है ना, भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का कारण है कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हमारे संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। इसीलिए प्रतिवर्ष जो है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए 10 जनवरी 1975 को एक सम्मेलन हुआ, है ना। कहाँ पर? नागपुर में। और वहीं पर इस सम्मेलन
के द्वारा हिंदी को भी एक मानिए कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में दर्जा दी गई है ना। तो कई देशों में इसको बोला भी जाता है। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय है मॉरिशस। चलिए 4 दिसंबर 1971 हमारे इतिहास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है। 4 दिसंबर 1971 और 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कुछ कारण जान लीजिए। तो 3 दिसंबर को पाकिस्तान के नौसेना जो है हमारे ऊपर अटैक किए थे, उसके जवाब में ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत लल्ला पाकिस्तान को, है ना, मतलब बबुआ पाकिस्तान को जा करके उसके कराची पोर्ट को क्या किया गया था? नेस्ताबूद कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? नेस्ताबूद। कब? 3 दिसंबर को यहाँ आया था, 4 दिसंबर को वहाँ पर जा करके उसके कराची जो है पोर्ट को, कराची बंदरगाह को क्या किए थे? नेस्ताबूद किया गया था और त्राहिमाम उसको कराया गया था और वो हमारी जीत को स्वीकार किया था। हमारे सामने घुटने टेक दिए थे उसके सेनाएं, है ना। तो प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर 1971 को क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान का युद्ध में 4 दिसंबर को जाकर के कराची एयरपोर्ट को क्या किए थे? नेस्ताबूद किए थे। कौन सा ऑपरेशन था? तो ऑपरेशन ट्राइडेंट। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है जम्मू कश्मीर में निम्न में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? पुष्कर महोत्सव, ट्यूलिप महोत्सव, पुष्कर मेला, बम्बू डांस या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। कौन होगा? तो इसका सही जवाब, तो मेरे प्यारे साथियों, जम्मू कश्मीर में पुष्कर महोत्सव, ट्यूलिप महोत्सव, ये दोनों मनाया जाता है। मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक इसका जवाब होगा। पुष्कर महोत्सव और ट्यूलिप महोत्सव की बात करें तो ये दोनों कहाँ मनाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। पुष्कर मेला की बात करें तो पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा, है ना, कार्तिक महीने में ये पशुओं का मेला है ना। यहीं पर जा कर के लोग जो है बहुत बड़ा पशु मेला लगता है। सोनपुर के बाद वहीं पुष्कर मेला है और ऊँटों का मेला है। बम्बू डांस कहाँ मनाया जाता है? तो बम्बू डांस मिजोरम में, ये पूर्वी भारत का नृत्य है। बम्बू डांस मिजोरम में बम्बू डांस मनाया जाता है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे। पुष्कर महोत्सव, कंफ्यूज मत करिएगा। पुष्कर महोत्सव की बात करें तो जम्मू कश्मीर और पुष्कर मेला की बात करें तो राजस्थान। बम्बू डांस मिजोरम, ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है रानी गैंडिल्यू का संबंध किस आंदोलन से है? हिराका, संथाल, बहावी आंदोलन या बुंदेला विद्रोह। तो मेरे प्यारे साथियों, रानी गैंडिल्यू का संबंध किस आंदोलन से था? ये है बीपीएससी लेवल का प्रश्न और ये बीपीएससी लेवल में कई बार पूछे भी गए हैं बीपीएससी में, है ना। तो हिराका आंदोलन से संबंधित हैं कौन? रानी गैंडिल्यू। रानी गैंडिल्यू जो थी कहाँ पर? चलिए हम आपको इनके बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। और ये हैं हिराका आंदोलन के महानायिका रानी गैंडिल्यू। हिराका आंदोलन मणिपुर और नागालैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? मणिपुर और नागालैंड में। रानी गैंडिल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के नागकाओं, कहाँ पर? नागकाओं ग्राम में हुआ था। मात्र 13 वर्ष की उम्र में अपने चचेरे भाई के धार्मिक आंदोलन हिराका में शामिल हो गई थी। तो हिराका आंदोलन कैसा था? तो धार्मिक आंदोलन था, आदिवासियों का धार्मिक आंदोलन था, है ना। उनके धार्मिक आंदोलन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, इसके लिए जो उस पर अतिक्रमण किए जा रहे थे तो उसी के खिलाफ एक खड़ी हुई और 1932 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, आजीवन कारावास दे दी गई, है ना। 1937 में शिलांग के जेल में जवाहरलाल नेहरू ने इनसे मिले और इनको रानी की उपाधि, है ना, किसका? हिराका आंदोलन की महानायिका हिराका आंदोलन की महानायिका रानी गैंडिल्यू को रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी और पहाड़ों की बेटी भी कहा।
आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न माध्यम जैसे प्रभात फेरियां निकाली गई, जादुई लालटेन को जलाया गया, बानर सेना और मजनी सेना का गठन किया गया। किसको प्रचलित करने के लिए? हेराका आंदोलन को। तो हेराका आंदोलन कब हुआ था? तो 1930-31 में हेराका आंदोलन हुआ था। और हेराका आंदोलन के महानायिका कौन बनी? रानी गैंडिल्यू। चलिए इसके बारे में और भी है 2-3 ऑप्शन, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था बिहार और कहाँ? बिहार और पश्चिम बंगाल में ये संथाल विद्रोह था। मतलब इसका संक्रमण जो था ये संक्रमित कर रखा था बंगाल और बिहार को। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1855 और 1856 ईस्वी में, है ना। चलिए बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन कब हुआ था? तो बहावी आंदोलन हुआ था 1831 ईस्वी में। ये कहाँ कहाँ हुआ था? 1831 में बिहार और उत्तर प्रदेश में बहावी आंदोलन हुआ था। और बहावी आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? बहावी आंदोलन का नेतृत्व किए थे कौन? तो बहावी आंदोलन सैयद अहमद तुतुमीर। कौन? सैयद अहमद तुतुमीर बहावी आंदोलन के महानायिका थे, महानायक थे, महानायिका नहीं, महानायक। चलिए अगले प्रश्न पर मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है कराची अधिवेशन से कितने दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है कराची अधिवेशन। और कराची अधिवेशन से कितने दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दी गई थी? 6 दिन, 8 दिन, 5 दिन और 2 दिन। कितने दिन? तो ये दिए गए थे 6 दिन पहले। इसका मतलब है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। इसका मतलब है कि 29 मार्च 1931 को क्या हुआ? कराची अधिवेशन हुआ 29 मार्च। चूँकि 23 मार्च को तो दिया गया था इनको क्रूर अंग्रेजों के द्वारा, हमारे वीर सपूत भगत सिंह को, है ना, फांसी दे दी गई थी। क्यों? चूँकि असेंबली में बम फेंके थे, है ना, आपने स्वयं गिरफ्तार हो गए थे। चलिए ज़्यादा नहीं डीप में जाना है, फिर लंबे हो जाएंगे। कराची अधिवेशन से कितने दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी? तो 6 दिन पहले। इसका मतलब कराची अधिवेशन हुआ था 29 मार्च 1931 को। और कराची अधिवेशन क्या था? तो ये कांग्रेस का अधिवेशन था। और कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, है ना। 29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन हुआ था, 1931 को, ये याद रखिएगा। कराची अधिवेशन में ही मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई। अब मौलिक अधिकारों के प्रारूप को किसने बनाए थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए कई प्रश्न आपके लिए बन गया। जवाहरलाल नेहरू। कराची अधिवेशन के प्रारूप को, कराची मौलिक अधिकारों के प्रारूप को किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री और सबसे अधिक दिनों तक 16 साल से अधिक दिनों तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। तो मौलिक अधिकारों के प्रारूप को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था, है ना। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब हुआ था? 29 मार्च 1931 ईस्वी को। चलिए ये थे कराची अधिवेशन से संबंधित बातें। आगे बात करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का विरोध निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? देखिए डीप लेवल का क्वेश्चन है। कांग्रेस, व्यावसायिक संगठन, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किया गया था, का विरोध किया गया था कांग्रेस के द्वारा भी और व्यावसायिक संगठन के द्वारा भी। किसके द्वारा? व्यावसायिक संगठन के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का विरोध किया गया था। प्रथम, अच्छा ये गोलमेज सम्मेलन है क्या? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहने का मतलब कि जो साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया था, है ना, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक लंदन में, कहाँ पर? लंदन में एक सम्मेलन बुलाया गया और उसी गोल मेज पर, कैसा मेज पर? गोल मेज पर। तो उसी को गोल मेज, है ना, गोलमेज सम्मेलन कहा गया। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का विरोध किए थे गांधी जी एवं व्यावसायिक संगठन, लेकिन हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जो थे इसको समर्थन किए थे
उदारवादी के द्वारा भी समर्थन किया गया था, दलित वर्ग के द्वारा भी किया गया था और भारतीय राजवाड़ों के द्वारा भी प्रथम गोलमेज सम्मेलन का समर्थन किया गया था। लेकिन कांग्रेस और व्यावसायिक संगठन के द्वारा इसका विरोध किया गया था। अब विरोध क्यों गया था, ये तो बात की बात है। चलिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुए थे कब? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुए थे 12 नवंबर 1930 से 12 नवंबर 1930, है ना, याद रखिएगा। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन, है ना, 1931 तक, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। संविधान के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, चूंकि भारत जो है आज़ादी की तरफ धीरे धीरे अग्रसर हो ही रहा था, है ना, और साइमन की कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक किया गया। चलिए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। ये तो थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लिया था, महात्मा गांधी भाग लिए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, आप बताइए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन तो 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक चला था। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक ये चला था। ये तृतीय 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल ही हुए थे। माने कोई भी गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं हुआ था, कोई भी इस पर बहुत बड़ा निष्कर्ष निकल करके नहीं आया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला कहता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी के साथ राजपुताना जहाज में निम्न में से कौन कौन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब? हमने अभी आपको बताया कि 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक। 7 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर लिख लीजिए, है ना, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। और इसी में भाग लेने के लिए 29 अगस्त 1931 को ही महात्मा गांधी जी के द्वारा, इनमें से किसके द्वारा? महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला एवं मीराबेन, इन सभी के साथ ये सारे लोग गए थे महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में राजपुताना जहाज से भाग लेने के लिए, है ना। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा था और लौट करके महात्मा गांधी जो दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए थे 1931 में, दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है 26 नवंबर 1949 को कौन सा अनुच्छेद लागू हुआ था? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। तो 26 नवंबर 1949 को कौन सा अनुच्छेद लागू हुआ? 5 से 11, 25 से 28, 32 और 12 से 35। कौन? तो मेरे प्यारे साथियों, जिस समय भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया था, संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1930 से लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। बन थे नागरिकता से, तो 5 से लेकर के 11 तक 9 तक जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। और बाद में ये कहा गया था कि बाकी जितने सारे हैं वो सारे के सारे जो है लागू किए जाएंगे कब? 26 जनवरी 1950 बना और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो 5 से लेकर अनुच्छेद 5 से लेकर के 9 तक लागू हुआ था। बाकी सारे के सारे जितने भी अनुच्छेद थे वो 26 जनवरी 1950 से विधिवत लागू हुए। चलिए, इसमें 25 से 28 दिख रहे हैं, तो और 32 दिख रहे हैं, 12 से 35 दिख रहे हैं। आप जानते हैं हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या अब कितनी रह गई है? 6। चलिए हम एक बड़ा घर बनाते हैं
और बड़ा घर में हम आपको 6 घर, छोटे छोटे घर का निर्माण करते हैं, 2 घर 3 घर, है ना, 4 और ये बना लीजिए 5 और ये बना लीजिए 6। ये बड़ा वाला घर जो है अनुच्छेद 12 से 35 ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। कौन, यहाँ पर आ जाइए, ये 12 से 35 और 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है, ध्यान से सुनिएगा। पहला है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण से विरुद्ध अधिकार कौन है, 23 से 24, है ना, 23 से, अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, है ना, कहाँ से कहाँ तक, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद केवल 32। चलिए, तो ये तो थे हमारे 6 मौलिक अधिकार, किसके तहत आते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 के तहत। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसे संविधान की हृदय या आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 9 तक 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। ऐसे कहीं कहीं ऑप्शन 5 से 11 देता है, तो इसको भी मानिएगा। मतलब कहने का मतलब भाषा के रूप में कहें तो नागरिकता के कानून को 26 नवंबर 1949 के दिन से ही लागू कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस, जॉन सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती, हेराल्ड डोमर और अशोक रुद्र मॉडल। तो बताइए चौथी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना संबंधित था अशोक रुद्र मॉडल पर। हम लोग पहला बात करें तो पहला पंचवर्षीय योजना जो था हेराल्ड डोमर मॉडल, हेरॉड, है ना, हेराल्ड कहें या हेरॉड कहें, हेरॉड डोमर मॉडल के आधार पर, डोमर मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। तृतीय पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित था। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित था। तो 4 पंचवर्षीय योजना थे, यहाँ पर दिए गए चारों ऑप्शन के बारे में हमने डिस्कस किया। संविधान निर्माण करने वाला पहला देश कौन था? अमेरिका। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज एडम्स। राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाले, देखिए इसमें सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ प्रश्नों की इंपॉर्टेंस महत्वता के कारण इसे लेकर के हम आपके सामने आए हैं कि कुछ जो है जानकारी आपके लिए एकत्रित हो जाए, है ना। ये है संविधान निर्माण करने वाला पहला देश कौन बना? अमेरिका बना। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। याद रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते तो चलेगा। तो संविधान निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका बना। कौन बना? अमेरिका। राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला पहला देश जापान, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर है कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश कौन है? डेनमार्क। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश डेनमार्क। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश चीन। युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला पहला देश ब्रिटेन। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश स्वीडन। कौन? स्वीडन। भूमिगत मेट्रो रेलवे प्रारंभ करता देश कौन है? तो ये है ब्रिटेन। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन है? चीन। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन है? पर्सा। ब्रिटेन की पहली रानी कौन थी? जेन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश अमेरिका बना, है ना। कौन बने? अमेरिका। यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिवेली नार्वे के थे। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र कहाँ का राजतंत्र था? तो जापान का। सबसे पुराना राजतंत्र जापान का राजतंत्र है। तो संविधान लागू करने वाला पहला देश अमेरिका। झंडा को अपनाने वाला पहला देश डेनमार्क। राष्ट्रीय गान को प्रारंभ करने वाला पहला देश जापान। तो जापान 2 चीज़ में सबसे आगे है, संसार का सबसे पुराना राजतंत्र जापान और राष्ट्रीय गान को प्रारंभ करने वाला पहला देश जापान। चलिए,
तो मेरे प्यारे साथियों, ये तो थे आज आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए मेरे प्यारे साथियों। क्योंकि एक एक प्रश्न को बनाने में बहुत ही टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है। यदि आपका एक अंगूठा दब जाए सब्सक्राइब पर तो इस चैनल का नसीब भी बदल जाएगा, है ना। तो आप अपना सहयोग जरूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।